Anyway, so the last part that we did was sorry, ये वाला था पेज, एक सेकंड, दिस वाज दिस, ये आप लोगों के पास होगा। ये 4024 वाला पेपर है, मई जून 22, पेपर वन वेरिएंट वन। अगर नहीं है जिनके पास या तो ओके, वैसे मैं सॉफ्ट कॉपी शेयर कर चुका था तो आप उसमें से भी देख सकते हैं। और दिस इज वेरिएंट 11। दिस इज मई जून 22, वेरिएंट वन वन 4024 वाला पेपर है, बिकॉज ऑब्वियसली आप लोगों के पास तो उस तक वो वाला एक्सेस नहीं था। तो मैं भी उसके हिसाब से काम करवा रहा हूँ ताकि सबके लिए इजी हो जाएगा। वी डिड इट टिल क्वेश्चन नंबर 14। इसकी भी रिकॉर्डिंग थी, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा अगर किसी ने यहाँ तक भी नहीं फॉलो किया था साथ साथ। द क्वेश्चंस वर वेरी इजी, सो इसलिए इतना बड़ा मसला नहीं है जी। थैंक यू अली। सो उसके अंदर जो है वो, इसके आगे चले हैं 14 से, एंड लेट्स सी कि वर्किंग जो है वो कैसे करनी है। ठीक है, इसमें आगे क्वेश्चन थोड़े से टफ हैं। 14 तक तो वैसे ही मुश्किल नहीं थे। सो क्वेश्चन नंबर 15 से ही देखें, और मैंने बेटा आप भी देखिएगा। So question number 15 में it says evaluate 7 to the power of negative 3 divided by 7 to the power of negative 4। अच्छा, by using the indices rule, आप डिवाइडेड बाय को अगर चाहें तो वो हम लिख सकते हैं एज, डिवीजन का मतलब बेसिकली एक ही वैल्यू के अंदर हो जाता है, इट्स अ माइनस साइन, और पावर में तो ऑलरेडी माइनस की वैल्यू है। सो व्हेन द बेसेस आर सेम द पावर्स आर सबट्रैक्टेड व्हेन इट कम्स टू डिवीजन। तो अगर आप डिवीजन केस की बात करें तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 7 to the power of -3 + 4। दैट मेक्स इट 7 to the power of 1, सो इट्स 7 ओनली। बेटा मैंने कहा शायद यहाँ ही कोई मैथ पढ़ ले, इसलिए मैं जंगल में आया हूँ, मैंने बैकग्राउंड इसलिए जंगल का लगाया है, क्योंकि शहर में तो कोई पढ़ नहीं रहा मैथ, तो इसलिए मैंने कहा चलें जंगल में पढ़ ले शायद कोई। अच्छा, पार्ट बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ के व्हेन 3 to the power of 6 मल्टीप्लाइड बाय के इज इक्वल टू 3 to the power of 2। सो आप इसको कर लें, 3 to the power 6 के इज इक्वल टू 3 to the power of 2। नाउ व्हेन द बेसिस आर सेम, तो फिर आप उन, सॉरी, बेसिस सेम होते हैं इक्वल टू के लेफ्ट और राइट हैंड साइड के ऊपर, तो आप उनकी पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं। सो दिस इज 6 के एंड दिस इज 2। So you get the value as k is equals to 1/3। क्लियर है जी इतना? यहाँ तक सबको समझ आ गया है? एनी कंफ्यूजन इंडिसेस वाले पार्ट के अंदर? अच्छा, उसके बाद पार्ट सी में लिखा हुआ है सिंप्लीफाई 3 × 2 to the power of 2, और ये सारी वैल्यूज हैं इस क्वेश्चन में। इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमें पहले पावर्स को लगाएंगे वैल्यूज के ऊपर। सो बेसिकली इफ देयर इज अ पावर आउटसाइड एंड देन देयर इज अ पावर इनसाइड, तो इसकी पावर को क्या हो जाएगा, मैंने आप बताएंगे प्लीज, व्हाट हैपेंस टू दिस पावर? पावर का नेक्स्ट स्टेप बताएंगे क्या होगा? द पावर इज गिवन एज 2 आउटसाइड एंड देन द वैल्यू इज गिवन एज 2 इनसाइड, सो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए इसका? एक सेकंड जी, आप बताइए, इसका नेक्स्ट स्टेप बताइएगा बेटा क्या होना चाहिए। नो, इट सेज सिंप्लीफाई दिस ना, तो इसका नेक्स्ट स्टेप बता दें मुझे, अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? लाइक ये पावर बाहर गिवन एज 2, क्या करना चाहिए? सो 2 to the power, इस पे पावर क्या आएगी? ठीक है। अच्छा, अब आपके पास 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इन सारी वैल्यूज के साथ। इसमें बहुत लोग गलती करते हैं,
और वो गलती ये करते हैं, कैन वी सिंप्लीफाई द ब्रैकेट फर्स्ट? नहीं, सिंप्लीफाई नहीं करें। इनफैक्ट सिंप्लीफाई करने से बेहतर, सो दिस बिकम्स 2 to the power of 4, दिस बिकम्स 3 to the power of 7, बिकॉज एक 3 है ना बाहर। तो ये आई डोंट नो, कुछ लोगों को ऐसा क्यों लग रहा होता है कि ये 3 ने हर नंबर से मल्टीप्लाई होना है। टेक्निकली तो हर नंबर से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई तो हर नंबर से ही हो रहा है, बट इट्स नॉट लाइक हर नंबर से मल्टीप्लाई होना इज नॉट द सेम एज के उसे एक वैल्यू से हो जाता है ना मल्टीप्लाई जाके। 3 multiplied by 1 multiplied by 3 multiplied by 6, वो हर नंबर से ही हो रहा है मल्टीप्लाई। कुछ लोगों को फॉर सम रीजन ऐसा लग रहा होता है कि ये यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई होगा, इधर भी 3 मल्टीप्लाई होगा। इस तरह नहीं होता। इतने 3 क्यों मल्टीप्लाई होंगे? बस एक दफा मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स मल्टीप्लाइंग विद एवरी वैल्यू। क्योंकि 6 है ना और पावर बाहर 1 है। जो बाहर जी। हम्म। नहीं, आप इस तरह से करेंगे ना, 3 into 2 to the power of 4 into 3 to the power of 6 into 5 to the power of 8। This becomes 2 to the power of 4, 3 to the power of 7 into 5 to the power of 8। ये एक ही दफा मल्टीप्लाई होगा, दैट मींस मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल टाइम्स, एक ही बात हो जाती है। आज बहुत जल्दी समझ आई बात। जी। अली, हाँ। आप फिर से बोलेगा। वो मैंने कर दिया ना, मैंने पावर के साथ लगा दिया ना। आप नोटिस करें, जो ये पावर 2 गिवन है एट द स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वो हमने इंडिविजुअली सब वैल्यूज पे लगा दिए ना ऑलरेडी। सो 2 to the power of 2, ये 4 हो गया। फिर हमने कर दिया 2 multiplied by 3 6, फिर हमने कर दिया 2 multiplied by 4 8। कर दिया ना ऑलरेडी ये सॉल्व। ये क्लियर है? um what page is this is which page is this? 771। 771। ठीक है, क्वेश्चन 15 डन। एनी कंफ्यूजन इन दिस? कुछ पूछना तो नहीं है इसमें? जी। 2 एज अ पावर था जो अंदर मल्टीप्लाई हुआ है, 3 एज ए नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 तो पावर है ना, पावर तो हर नंबर की पावर पे जाएगी ना। बट 3 तो एज ए नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 3 तो बस एक दफा मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए, मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, एक सेकंड रुके। आप इसको इस तरह से देखें। ये लिखा हुआ है 15 और बाहर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? 30। अब आप इंटरनली रखें 15, इसको रखें 3 multiplied by 5। अभी भी एक ही दफा मल्टीप्लाई होगा ना। बिकॉज अगर आपने ये सोच के 2 को 2 दफा मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर तो 60 हो जाएगा। तो गलत है। एक ही दफा मल्टीप्लाई होना चाहिए। सो अगर मल्टीप्लिकेटिव नंबर बाहर लिखा होता है, वो एक ही दफा मल्टीप्लाई होता है। इफ देयर इज अ पावर, पावर गोज इंडिविजुअली इन एवरी वैल्यू, बिकॉज पावर तो हर वैल्यू पर जाएगी ना। ठीक है। ठीक है, ये क्लियर है। It's 3 to the power of 1 and then 3 to the power of 6. When you add both the values, the value is equals to 7. 3 to the power 1, 3 to the power 6। 1 और 6 जब पावर्स ऐड होंगी इंडिसेस से, तो वैल्यू 7 आएगी ना। क्लियर? चलें, यहां से मैं आगे जा रहा हूँ। अच्छा, ये देख लें वेक्टर्स वाला पार्ट, बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जरूर देखें, क्योंकि इसका समय क्वेश्चंस P1 में या जो P2 है IGCSE का, उसमें आ सकते हैं नॉन कैलकुलेटर में। ये हमने पहले भी किया है जब हम ग्राफ के ऊपर ग्रिड पे वैल्यूज बना के काम करते हैं। वेक्टर्स अगर इस स्टाइल में गिवन हो, अब जैसे ये लिखा हुआ है, तो किसी को अगर नहीं भी समझ आता, आप बिल्कुल जीरो से देख लें। P is equals to 2 3 and Q is given as -3 2। On the grid below, draw and label vector P। अच्छा, वेक्टर P में टॉप वैल्यू है 2, नीचे वैल्यू है 3। इसका मतलब ये कि x पे इट इज 2 यूनिट्स, y पे इट इज 3 यूनिट्स। So the top value represents x and this value represents y। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब मैं वो कह रहे हैं ऑन द ग्रिड
बिलो ड्रॉ एंड लेबल वेक्टर पी, मैं स्टार्ट कहां से करूं? उसका जवाब ये, कहीं से भी शुरू करें। आप इस डॉट पर आ जाएं, आपको लगता है ये डॉट कन्वीनियंट नहीं है, इस डॉट पे से वर्किंग करनी है, योर चॉइस। आपको लगता है इस डॉट से वर्किंग करनी है, आपकी मर्जी है। किसी भी डॉट से वर्किंग करें, ऑब्वियसली प्रैक्टिकल वर्किंग करें इस तरह की कि पूरा वेक्टर आ जाए डायग्राम में। ये ना हो कि आप टॉप वाली वैल्यू से वर्किंग कर रहे हो और वेक्टर ही नहीं आ रहा, ऐसे नहीं करें। बट अदर देन दैट इट्स योर चॉइस। अब मैं लेट्स से यहां से स्टार्ट करता हूं। मैंने ये स्टार्ट डॉट अपना स्टार्टिंग पॉइंट बनाया। यहाँ लिखा हुआ है एक्स पे 2, वाई पे 3, मतलब एक्स पे आप चले जाएं 2 यूनिट्स आगे, 2 यूनिट्स राइट, वाई राइट बिकॉज इट्स +2, 2 यूनिट्स टू द राइट, 3 यूनिट्स अप, 2 यूनिट्स राइट, 3 यूनिट्स अप। ये हो गया एंडिंग पॉइंट। सो यू स्टार्टेड फ्रॉम दैट डॉट एंड नाउ यू हैव एंडेड द वेक्टर एट द अदर डॉट। समझ आई बात? इसको करते हैं कनेक्ट, ये बन गया वेक्टर क्यू, पी सॉरी, दिस इज योर वेक्टर पी। क्लियर? ये बन गया वेक्टर पी। आपको ये एरोज बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैंने बना के दिखा दी, यू डोंट हैव टू मेक दीज एरोज। दिस इज योर वेक्टर पी। कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, आपने सिर्फ ये शो करना है कि यू आर कवरिंग 2 बॉक्सेस टू द राइट एंड 3 बॉक्सेस अप, बस। अब उन्होंने क्यू वेक्टर कहा नहीं है, अदरवाइज मैं ड्रॉ कर देता ऑन द ग्रिड। ओके, ये बन गया। ये क्लियर है सबको? एनी कंफ्यूजन? और देन इट सेज ऑन द यूनिट ग्रिड बिलो ड्रॉ एंड लेबल वेक्टर 2Q। पहले 2Q की बात कर लें। व्हाट इज 2Q? 2Q इज -3 एंड 2। तो ये हो जाएगा, नहीं नहीं, ये तो वेक्टर ही नहीं हुआ ना, ये तो आपने काउंटिंग करी है अभी सिर्फ। हम्म, वो वेक्टर है एक्चुअली, वेक्टर तो ये है। दिस इज द वेक्टर, यस, वेक्टर इज दिस। वो जो अगर आपने राइट और अप किया है तो दैट इज जस्ट, वो तो आप काउंटिंग कर रहे हैं ना, वो वेक्टर थोड़ी बना है। वेक्टर तो ये है, यू हैव टू रीच दिस पॉइंट। ठीक है, इमानी क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट -6 4, कहां से स्टार्ट करूं? अगेन इट्स योर चॉइस, कहीं से भी शुरू करें। बट ऑब्वियसली एक ऐसी पोजीशन से, रीजनेबल पोजीशन से स्टार्ट करें। रीजनेबल पोजीशन मतलब आई विल स्टार्ट फ्रॉम राइट, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे 6 यूनिट से लेफ्ट जाना है। इट सेज -6 and 4, सो आई विल मूव 6 यूनिट्स लेफ्ट, 4 यूनिट्स अप। यहां मैं एंड करूंगा वेक्टर, तो मेरा एंडिंग वेक्टर ये हो गया। ये क्लियर है बात? एनी कंफ्यूजन? डन? क्लियर? अच्छा, पार्ट सी, ऑन द ग्रिड ड्रॉ एंड लेबल P-Q। अच्छा, P-Q जो है ना, P है आपके पास 2 3, और Q क्या था? -3 × अब आपको P-Q शो करना है। मैं करूंगा क्या, वेक्टर इसके लिए बनाएंगे किस तरीके से? आई विल फर्स्ट मेक P होना चाहिए, वही बात, यहां से स्टार्ट कर लेते हैं। हो सकता है मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, मे बी ये वेक्टर सही नहीं बने, तो आई विल सी कि क्या होना चाहिए। ये हो गया P का वेक्टर। ठीक है, अब ये आपने P बना दिया। अब आप यहां स्टैंड कर रहे हैं, नाउ दिस इज योर पॉइंट, अब आप इस पॉइंट के ऊपर हैं। ठीक है, यहां से आपको क्या बनाना है? अब ये लिखा हुआ है, दिस इज बेसिकली पी के बाद, अच्छा, आप जब कभी भी वेक्टर रीड किया करें ना, वेक्टर हमेशा कॉन्सेप्चुअल स्टाइल में रीड किया करें। ये लिखा हुआ है P-Q, पहले से कुछ माइनस नहीं होता, पहले से हमेशा प्लस होता है। माइनस वो बाद में बनता है। द वैल्यू इज टेक्निकली, अगर आप ये देखें, ये लिखा हुआ है P-Q। P-Q का मतलब, आप पहले P पे ट्रैवल करेंगे, फिर आप -Q की डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे। टेक्निकली तो द टू वेक्टर्स आर ऑलवेज एडेड, द वेक्टर्स आर नेवर सब्ट्रैक्टेड, इट्स ऑलवेज एन एडिशन। अब P-Q लिखा हुआ है, उसका मतलब नॉट जस्ट P-Q, इट्स P प्लस एंड देन अ ब्रैकेट ऑफ -Q।
अब आपको इस डॉट से, रेड डॉट से नेगेटिव क्यू की डायरेक्शन में ट्रैवल करना है। जा, नहीं वो कह रहे हैं ऑन द यूनिट ग्रिड ड्रॉ ड्रॉ एंड लेबल वेक्टर पी माइनस क्यू, तो दोनों बनाने पड़ेंगे ना, इसलिए। सो पी माइनस क्यू बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ उस तरीके से भी कर सकते हैं ईमान, बट मैं भी वो दोनों चीजें बताता हूँ, एक सेकंड, शायद कुछ लोगों को लेबल द वेक्टर टू क्यू। नहीं, वी डोंट हैव टू, ये चाहें तो लेबल कर भी सकते हैं। मैं वो बात बता रहा हूँ जो आप कह रही है ना, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। अच्छा, अब ये P माइनस क्यू है, मुझे यहां से जाना है माइनस क्यू, आप मुझे माइनस क्यू का वेक्टर बता सकते हैं क्या होगा? माइनस क्यू का वेक्टर होगा +3 - 2, राइट? इट्स +3 - 2। अब आप इस डॉट पर हैं, यहां से जाना है +3 - 2। ये बात सही है, समझ आई बात? पक्का बताएं, क्लियर हुआ या नहीं? स्टैंडिंग ऑन दैट रेड डॉट, आपको वहां से जाना है +3 - 2, ये बिल्कुल सही है। एनीवन, इसमें कोई कंफ्यूजन? ये आपका बन गया एरो। सो आपकी जो रिक्वायरमेंट हुई वो, अब आप फाइनली यहां पहुंच गए, तो रिक्वायरमेंट क्या हुई? रिक्वायरमेंट ये है P माइनस क्यू। आप ऐसे भी बना सकते हैं P माइनस क्यू, क्योंकि देर आर क्वेश्चन, शायद इसमें नहीं पूछा हुआ उन्होंने, देर आर क्वेश्चन जिसके अंदर इस तरह की वैल्यूज भी चाहिए होती हैं, देन देर आर क्वेश्चन जिसमें ऐसी वैल्यूज की जरूरत नहीं होती। आई थिंक यहाँ पे शायद जरूरत नहीं थी। हाउ डिड आई कैलकुलेट P माइनस? हाँ, सॉल्व करके निकाल सकते हैं। मैं उसी पर ही आ सकता हूँ कि आप P माइनस क्यू सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। आई डोंट थिंक इसकी इस तरह से रिक्वायरमेंट थी, शायद इसकी बगैर भी काम हो जाता। बट मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा जिसमें इसके साथ काम नहीं होता। तो हम डायरेक्टली 5-1 भी बना सकते थे, 5-1 से भी यही आंसर आता जो मेरा आया हुआ है। नहीं, अभी इस केस में जरूरत नहीं है, बट देर आर केसेस जहां जरूरत पड़ती है, जहां वो कहते हैं बाय द डायग्राम आपने वैल्यू दिखानी होती है, सो देन वी हैव टू शो। यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे P माइनस क्यू ऐसे भी चल जाएगा, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ये क्लियर है बात? ना समझ आ गया? सो व्हाट आई वाज डूइंग वाज, अलवीना ने आप सुन लीजिए, अलवीना आप सुन लें। मैं इसमें यही कर रहा था बेटा, कैलकुलेशन, कि इट्स P एंड देन माइनस क्यू। सो आई स्टार्टेड फ्रॉम अ पॉइंट O, कोई भी रेफरेंस पॉइंट लें, उससे मैंने P ट्रैवल किया, वहां से मैंने माइनस क्यू ट्रैवल किया। सो माइनस क्यू के लिए मैंने वेक्टर बना लिया ना, इफ Q इज -3 2, तो नेगेटिव क्यू क्या होगा? +3 है -2, माइनस का साइन से वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। फिर बस वो वैल्यू मैंने बना दी और बाद में उसे कनेक्ट कर दिया P माइनस क्यू से। ये भी कर सकते हैं, या आप देखिए, आप पे डिपेंड करता है, आप कॉलम वेक्टर से वर्किंग कर लें, डायग्रामेटिक वर्किंग कर लें। देर आर क्वेश्चंस जहां उनको सारी वैल्यू डायग्राम से चाहिए होती है, वहां पे आपको डायग्रामेटिक वर्किंग करनी ही पड़ेगी इन एनी केस। कभी कभार वो क्या करते हैं, दो वेक्टर्स बना के दे देते हैं, एक P दे दिया, Q बना के दे दिया, और आपसे कह रहे हैं कि इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बताएं कि P माइनस क्यू कहाँ जा रहा है। सो दैट डिपेंड्स। या हम डायरेक्टली 5-in-1 से भी कर सकते हैं सॉल्व। आप किसी पॉइंट से स्टार्ट करें, लेट्स से ये है 5 यूनिट्स राइट, 1 यूनिट अप, आप ये बना लें, एक ही बात है, वो भी सेम आंसर आएगा। नहीं, P माइनस क्यू बनाना है इस क्वेश्चन के लिए। अगर किसी क्वेश्चन में और लिखा हुआ होता कि बाय दीज टू वेक्टर्स क्रिएट P माइनस क्यू, तो फिर हमें बनाना पड़ता है। अब बना सकते हैं। नहीं, वो नहीं, मसला नहीं है, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। बोथ द वर्किंग्स आर फाइन, उन्होंने आपसे पहले ये बनवाया ही इसीलिए है कि आप चाहें अपने पुराने वेक्टर्स को यूज करके काम कर लें, चाहे कॉलम वेक्टर्स लिख के प्लस माइनस करके निकाल लें, दैट्स योर चॉइस। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन के ऊपर आइए जरा। The scale of a map is 2 centimeter to 1 kilometer. The area of a wood on the map is 6 centimeter square. Calculate the actual area of the wood in kilometer square. इसका तरीका बहुत आसान होता है। The formula is simple. It is the ratio is equals to map value upon the actual value. बट इन केस ऑफ एरियाज हम क्या करते हैं, अगर एक सिंगल डायमेंशन की बात होती है, दिस इज हाउ वी वर्क ऑन इट।
अगर आपको वर्किंग एरिया पे करनी होती है तो द डिफरेंसेस के रेशियो पे स्क्वायर लगा देते हैं, दैट्स द ओनली डिफरेंस. The difference between regular calculation and area calculation is, रेगुलर कैलकुलेशन में रेशियो यूज कर लेते हैं विदाउट स्क्वायर, और एरिया कैलकुलेशन के अंदर रेशियो यूज करते हैं विद स्क्वायर. तो ये लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर टू 1 किलोमीटर, मैं इस पे स्क्वायर लगाऊंगा. मैप वैल्यू हो जाएगी 6, एक्चुअल मुझे नहीं पता. एक्चुअल हम निकाल लेते हैं. 1.5 किलोमीटर स्क्वायर. समझ आ गया ये? क्लियर है? डन. ऐसा आपको समझ आ गया? स्क्वायर हो गया ना? नहीं, वो क्रॉस मल्टीप्लाई किया ना. वो वाला 2 स्क्वायर होके नीचे आ गया. तो रेशियो इज इक्वल्स टू द मैप वैल्यू अपॉन द एक्चुअल वैल्यू. आपके पास ऑलरेडी ये वैल्यू है, दोबारा दिखा देता हूँ. 4/1 इज इक्वल्स टू 6/8. सो ए इज इक्वल्स टू 6/. और फिर देन ऑब्वियसली आप कैंसिल आउट कर लें उस वैल्यू को. वो तो आपके ऊपर वो है. आप जिस स्टेप ज्यादा करने हैं कम करने हैं, दैट्स योर चॉइस. ठीक है, डन. ये हो गया सॉल्व. चलें, इसके बाद जरा जल्दी से जो है वो आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे. 18 जरा आप लोग खुद से ट्राई करें. जस्ट गिव मी 5 मिनट में वापस आ रहा हूँ. Okay. For question number 18, so it says in the Venn diagram, shade the region represented by P intersection Q prime. P intersection Q prime का मतलब P only, the portion that is not in Q. तो अब अभी की तो खैर सिचुएशन ये है कि इसमें अगर P only वाला पार्ट शेड करना है तो आप इसमें शेड करेंगे the portion that is, सिर्फ ये शेड होगा. मतलब इसमें हमें P की वो वैल्यूज चाहिए जो Q में एग्जिस्ट नहीं कर रही, दी अदर वैल्यूज. तो P ओनली. इस पर तो हम पहले भी बात कर चुके हैं खैर, इस तरह की वैल्यू के ऊपर. नेक्स्ट. अब इसके बाद ये क्लियर है, सबको समझ आ गया यहाँ तक? कंफ्यूजन तो नहीं है इस पे? अच्छा, it says a club has 32 members, 14 of the members are female and 18 of the members are male. 5 of the females have black hair, 6 of the males have black hair. ठीक है. 14 members, ओके. अब ये फीमेल्स उसकी बात कर रहे हैं. फीमेल्स एंड मेंबर्स विद ब्लैक हेयर. कंप्लीट द वेन डायग्राम टू शो दिस इंफॉर्मेशन. थोड़ा सा ये, अब ये पार्ट ट्रिकी होते हैं, देख के करिएगा, क्योंकि इसमें वो दो डिफरेंट सिचुएशन बन रही है ना. मेल फीमेल सिचुएशन वो भी अलग वैल्यू, और फिर ये ब्लैक हेयर वाली कंडीशन भी डिफरेंट आ रही है. सो अब वो ये कह रहे हैं कि मेंबर्स विद ब्लैक हेयर एंड देन दे आर टॉकिंग अबाउट टोटल फीमेल्स. 14 ऑफ द मेंबर्स आर फीमेल. सो ये हो गई 14 मेंबर्स विच आर फीमेल. और 14 मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, मैं भी वैसे ही लिख रहा हूँ अपने डेटा के लिए. 5 ऑफ द फीमेल्स हैव ब्लैक हेयर. सो 5 फीमेल्स हैव ब्लैक हेयर. तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आएगी 14 - 5. सो 11 के ब्लैक हेयर नहीं है. एक ये बात हो गई. अच्छा, टोटल मेंबर्स ब्लैक हेयर वाले हैं, मेंबर्स विद ब्लैक हेयर, उसमें तो मेल्स भी आ जाएंगे. 6 ऑफ द मेल्स हैव ब्लैक हेयर. तो 6 मेल्स हैव ब्लैक हेयर, यहाँ पे आ जाएगा 6. मतलब कलेक्टिव टोटल ऑफ पीपल हु हैव ब्लैक हेयर इज 11. ये बात समझ आ गई? इस तरह से वैल्यू हो गई. अच्छा, अब वो उन लोगों पे आ जाते हैं जो को जिनको बाहर निकालना है. तो आपके पास यहाँ पे मेंबर्स हैं टोटल 32, और यूटिलाइज कितने लोग हैं? 11 + 5 + 6 विच इज इक्वल टू 22. 22 हैव बीन यूटिलाइज, मतलब 10 लोग ऐसे हैं जो इस कैलकुलेशन में नहीं आएंगे. अरे, आई एम सो सॉरी, हम लोग बता भी नहीं रहे मुझे. हाँ, 9 + 20, सो 12. या सॉरी, सही बता रही हैं आप. ये क्लियर है बात? 14 - 5 = 9. बेटा 18. हाँ, सही है. सो 18 - 6 कर दें.
तो 12 बचेंगे मेल्स। कहाँ 12 आएगा? नहीं, वो मेल वाला बॉक्स ही नहीं है ना, ब्लैक हेयर वालों का बॉक्स है। यही तो मैं कह रहा हूँ। उन्होंने उन्होंने कंडीशन नहीं है। उन्होंने कंडीशन ही ऐसी दी हुई है ना, तो बात ही सिर्फ ब्लैक हेयर वालों ही कर रहे हैं, तो उन्होंने बेसिकली मेल्स का वो ही नहीं बनाया है। सर्कल नहीं बना हुआ। सर्कल बनाया हुआ फॉर फीमेल्स एंड देन विद द पीपल विद ब्लैक हेयर। सो वो इस 12 के अंदर देर आर फीमेल्स ऑल्सो एंड मेल्स ऑल्सो जिनके ब्लैक हेयर नहीं है, तो इसमें कलेक्टिव वैल्यू आई। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? चले जी, क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाएं, सबका फेवरेट। अब इसमें फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द एंगल डी ई जी। डी ई जी। नाउ कंसिडरिंग द प्रॉपर्टीज, मैं साथ साथ इस तरह भी लिख देता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो। सो डी ई जी विल बी द सेम एज जी एफ डी। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि दे आर एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट। सिंस दे आर एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट, अगर ये दो वैल्यूज हैं हमारे पास, ये वैल्यू गिवन है, तो हम इसको डायरेक्टली इस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये भी 75 हो जाएगा। सो वो पूछ नहीं रहे, बट मैं लिख देता हूँ एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट टाइम सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं हो। It says angles of the same segment. See, basically GD makes one chord, उसके कॉर्नर से F बन रहा है और उसी के कॉर्नर से E बन रहा है, तो these two angles must be equal. That's what I'm saying. ये इक्वल होने चाहिए। Angles created from the corner points on the same value, circumference पे जा रहे हैं, ये भी circumference पे जा रहे हैं, both the angles are equal. क्लियर है यहाँ तक ये कंडीशन? DOG, so DOG, now for DOG that's very simple. DOG will be twice the angle at the circumference, मतलब अगर ये एंगल 75 है, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, that gives you 150. So this is twice the angle at the circumference. आप कह सकते हैं angle at the center is twice the circumference angle. At circumference from the same chord. But खैर वो इतना अभी तो नहीं लिखना, मैं आपको वैसे ही प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ, और योर रेफरेंस ओनली कि वो 150 हो जाएगा, क्योंकि इसी एंगल को आप मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लेंगे। ये क्लियर है बात? समझ आ गया? नेक्स्ट एंगल डीबीसी। डीबीसी, अच्छा, डीबीसी एंगल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा देखने में, नॉट ट्रिकी एज इन, बट इसके लिए अगेन आपको थोड़ा सा एक जो ना प्रॉपर्टी पे वर्किंग करनी पड़ेगी। मैं प्रॉपर्टी आपको बता देता हूँ। ये एंगल हमें पता होना चाहिए, ये एंगल होना चाहिए 360 माइनस 150, दैट मेक्स इट 210। अब ये 210 है, इस एंगल का हाफ एंगल ये होता है। दिस इज ऑल्सो द एंगल एट द सेम सेगमेंट, बट वो बनता है फ्रॉम द रिफ्लेक्स एंगल साइड। नहीं, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में होता है। वो हाँ हाँ, वो भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, या मैं ज्यादा सोच लिया। आई थिंक दैट मेक्स मोर सेंस बल्कि। हाँ, तो हम उस पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे वर्किंग कर लेते हैं। उससे भी आ जाएगा, उस दूसरे वाले से भी आंसर आ जाएगा, दोनों से आ जाएगा, 150 से भी आ सकता है, एक ही आंसर आएगा। 75, 180 माइनस 75 से ही आ जाएगा। ये हो जाएगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी। मैंने येलो पार्ट आपके लिए हाईलाइट कर दिया, आप देखें। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू 180, so it will be x plus 75 is equal to 180, so you get x as 105.
ये हो गया 105। अब आप ये एंगल निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 180 माइनस 105 माइनस 48। बताएंगे आंसर क्या आ रहा है? 27। तो डी बी सी हो जाएगा 27। ये पार्ट देखें जरा प्लीज, सबको क्लियर है? फिर मैं आगे चलूं। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन तो फिर हम जाते हैं पहले। 180 माइनस 48 माइनस 105 इज इक्वल्स टू 27। यस हरमैन, आपको क्लियर है? समझ आ गया? 180 माइनस, so the answer is 27. Clear, everyone? All right. ये सबको समझ आ गया है होप तो बस मैं फिर आगे जा रहा हूँ। क्लियर है ना? आप चाहें तो उस पर लिख लें फॉर योर रेफरेंस। अगर आप लिखना चाह रहे हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल से भी ये हो सकता है। और जो मैं सॉल्व कर रहा था मैं आपको उससे भी बता देता हूँ, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। व्हाट आई वाज डूइंग वाज, दिस इज 150, so you get the other side which is 210 and this is supposed to be half of it, तो वही हो जाएगा 210 डिवाइड बाई 2 इज 105। इससे भी आ जाएगा। आई मीन अगेन एक एंगल निकालने के बहुत सारे अलग अलग मेथड्स होते हैं, मल्टीपल मेथड हो सकते हैं। आप किसी और प्रॉपर्टी को यूटिलाइज कर रहे हो तो उससे भी आंसर आ जाएगा, सो डजंट मैटर। नहीं ये नहीं आएगा। क्वेश्चन 24 मैट्रिक्स सब खत्म हो गए। चलें जी, इससे आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20, इजी क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करते हैं। फंक्शन में 3 पुट करना है, सो इट्स 3 + 2 डिवाइडेड बाय 5। तो इन्वर्स करने के लिए पहले आपको इसको इक्वेट करना पड़ेगा विद y। हमेशा यही करते हैं, पहले y से इक्वेट करेंगे और फिर हम करेंगे इसका सब्जेक्ट चेंज। सो बेसिकली वी स्टार्टेड ऑफ विद y, लेकिन हमें इसको पूरा चेंज करके लेके जाना पड़ेगा x के ऊपर। तो हमें आंसर मिल जाएगा 5x - 2/6। दिस इज योर आंसर फॉर f इनवर्स। ये बात क्लियर है? समझ आ गया इतना? डन। इनवर्स कैलकुलेशन। अच्छा, then it says question number 21, y is inversely proportional to x plus 1 square। y is, how do we write it? इसको लिखते हैं y is inversely proportional। दिस इज हाउ यू राइट इनवर्स प्रोपोर्शन वैल्यू। आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बनाते हैं और वैल्यू को इनवर्स करके लिखते हैं। इनवर्स का मतलब होता है 1/। अगर यहाँ लिखा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आई वुड हैव रिटन इट एज, मतलब अगर यहाँ डायरेक्टली लिखा हुआ होता तो मैं लिख देता y is directly proportional to x plus 1 whole square।
बट सिंस इट सेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो फिर मुझे इसको 1 अपॉन करके लिखना पड़ेगा। नाउ जब आप इसको 1 अपॉन करके लिखेंगे एंड इफ यू रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तो इट बिकम्स एन इक्वल टू वैल्यू। तो जब ये इक्वल टू वैल्यू में कन्वर्ट होगा तो एक कांस्टेंट आपको साथ लगाना पड़ेगा, दैट इज व्हाट वी कॉल के। इट्स द कांस्टेंट ऑफ जो आपको साथ में पुट करना पड़ता है। ठीक है। सो द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आपको पुट करना पड़ेगा एंड देन वी गेट y इज इक्वल्स टू के अपॉन x प्लस वन होल स्क्वायर, गिवन दैट y इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 3। ये क्यों बताते हैं? एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन वो इसलिए बताते हैं ताकि आप के कैलकुलेट कर लें। सो y इज इक्वल्स टू 2 व्हेन x इज इक्वल्स टू 3। मूसा तुम क्या कर रहे हो? बेटा काम कर रहे हो? सो 2 इज इक्वल्स टू के अपॉन 16, के इज इक्वल्स टू 32। अब जब आपके पास के की वैल्यू आ गई तो आप करेंगे 32 अपॉन एक्स प्लस वन होल स्क्वायर। फिर आप एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए और वाई का आंसर निकाल लीजिए क्या आ रहा है। वाई इज इक्वल 32 अपॉन 10 स्क्वायर। आप लोगों में से किसी का फोन बज रहा है चल मेरा ख्याल है। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, 32 अपॉन 100 बन जाएगा क्या? नहीं, वैसे डेसिमल में जरूरी नहीं है कन्वर्ट करना। आप इसको 16 अपॉन एंड 8 अपॉन 25 छोड़ सकते हैं। हाँ दिस इज ओके। ऐसे भी लिखा जा सकता है 8 अपॉन 25, दिस इज फाइन। क्लियर ही बात। क्वेश्चन नंबर 21 समझ आ गया सबको? चलें क्वेश्चन नंबर 22, ये तो बहुत सिंपल है, आप जल्दी से सॉल्व करें जरा। हो गया 22? सबका हो गया? फर्स्ट तुमने भी कर लिया 22? करो जल्दी से सॉल्व। 22। So you can take this as common and then minus 2c आप कॉमन कर लेंगे so it becomes 5x and then this is the answer। बेटा क्वेश्चन क्वेश्चन जल्दी जल्दी। और कैलकुलेटर यूज नहीं करें अगर आप में से कोई कर रहा है यूज तो। 15 4 द 60, सो 15 इंटू 4 और 60 के लिए क्या कर सकते हैं? और मैंने आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है खुद? हो रहा है।
और इट says 3x plus 1 and then 5x minus 4, this is your answer. ये फैक्टराइज्ड फॉर्मेट है। नहीं, दे डोंट वांट द आंसर्स फॉर। अच्छा ठीक है, सही है, ओके। उनको जो है वो एक्स की वैल्यूज नहीं चाहिए, उनको सिर्फ जो है फैक्टराइज्ड फॉर्म में आंसर चाहिए। सो दिस इज द फैक्टराइज्ड फॉर्म। इफ द क्वेश्चन सेज इक्वल्स टू जीरो और मे बी इफ द क्वेश्चन सेज सॉल्व, उस सिचुएशन में फिर आप एक्स के आंसर्स निकालते हैं। अगर यहाँ लिखा हो फैक्टराइज तो प्लीज यहाँ रुक जाएगा, इससे आगे जाएंगे तो मार्क डिडक्ट होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। अब इसमें वो कह रहे हैं एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, तो फॉर दैट आई विल हैव टू मूव एवरीथिंग टू वन साइड and then so basically everything with x is moved to one side, and then you get 2y minus 3 is equals to 2 plus y. X is equals to 2 plus y upon 2y minus 3. So rearrange the formula to make x the subject. This is the answer. ठीक है। क्लियर। 24 आपको अटेम्प्ट नहीं करना, ये अब मेट्रिसेस के ऊपर है, ये अब नहीं आता। So you don't have to attempt question number 24. Let's move on to question number 25 then. Okay, so this is a good vector question. ये देख लें, how many questions are left? अच्छा, this is the last question. Hmm? चलें ठीक है, सही है। So question number 25. Now in question 25 it says in triangle ACD, B is the midpoint of AC and E is the midpoint of AD. And then AB is given as 6A plus 3B, and then DC is also given as 5A plus 2B. So express as simply as possible in terms of A and B the value for AC. अच्छा, देखिए अब अगर आप सो ऑब्वियसली विद द इंफॉर्मेशन दैट इज गिवन, पहले तो क्वेश्चन सही से रीड करें ताकि वैल्यूज पता चलें। तो अगर ए बी इज गिवन एज 6A plus 3B, आई अंडरस्टैंड कि फिर बी सी भी 6A plus 3B होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, सो तो वैसे ही मिड पॉइंट पे जा रहे हैं। तो दिस इज इक्वल टू दिस एंड देन दिस इज इक्वल टू दिस, पता चल ही रहा है। So if these values are already given, so I can calculate AC, which is 2 times of these values, which is 12A plus 6B. So express as simply as possible. I think 2A 12A plus 6B भी लिखा हो तो इट्स फाइन, क्योंकि सिंप्लीफाई हम उस केस में ज्यादा करते हैं जहां पे कहीं वैल्यू जो है वो अपॉन में हो। सो बिकॉज अपॉन के अंदर फिर वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाती है ना, बट इस केस के अंदर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और वी कैन जस्ट लीव इट एज 12A plus 6B। बट सही है, ऐसे लिख दें। अच्छा, देन ए डी। सो ए डी विल ऑल्सो मेक सेंस अगर हम उसको भी इस तरह से सॉल्व करें। अच्छा, ए डी के लिए अब हम क्या करेंगे, वेक्टर्स की डायग्राम के हिसाब से देख लें प्लीज वर्किंग। सो आपको वर्किंग करनी है ए डी पे। दिस इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट ए डी। नाउ फॉर एनी गिवन फिगर, इसका आइडिया बहुत सिंपल होता है। आपने ए से डी अगर ट्रैवल करना है, तो व्हाट्स द alternate path that we can take other than this path AD? The alternate path. So आपको AD निकालना है। AD is your final value. आपने A से स्टार्ट करना है। जिन लोगों को ये इस तरह से समझ में नहीं आता ना वेक्टर्स, वो दोबारा देख लें प्लीज। आपने A से स्टार्ट करना है और आपको D पहुंचना है। ये उन्होंने आपको टारगेट दिया है। आपको A से जाना है D।
अब आप ए से डी डायरेक्टली नहीं जा सकते, आपको ऑल्टरनेट पाथ लेना है। ऑल्टरनेट पाथ बहुत तरीके के होते हैं, मतलब मैं अगर आपको बताना शुरू करूं, एक ऑल्टरनेट पाथ ये होगा कि आप ए से बी चले जाएं, बी से डी ई चले जाएं, ई से डी चले जाएं। इज दिस करेक्ट? यस इट इज। एज लॉन्ग एज यू नो एवरी वेक्टर तो आप निकाल लें पाथ। वो तो मसला ये होता है कि हमें बहुत सारे वेक्टर्स पता नहीं होते। अगर आपको वेक्टर पता है तो आप ऐसे निकाल लीजिए। मतलब मना नहीं है, आप जो पाथ लेना चाहें ले सकते हैं, एज लॉन्ग एज दोज वेक्टर्स आर कनेक्टेड एंड यू नो दोज वेक्टर्स। अगर मुझे पता हो कि ए बी क्या है तो मैं बी ई भी निकाल लूं और ई डी निकाल के मैं ऐसे आ सकता हूँ ए डी तक। अच्छा, अभी की सिचुएशन में कौन सी पाथ ज्यादा सेंस बना रही है? मैं आ जाऊं ए से, सॉरी, आई शुड फॉलो ए टू सी एंड देन सी टू डी, मुझे ये करना चाहिए। सो मैं इसकी इक्वेशन लिख के बता देता हूँ आपको। ए डी मुझे निकालना चाहिए बाय डूइंग ए टू सी एंड देन सी टू डी। सो टॉकिंग अबाउट ए सी, ए सी विल बी 12a + 6b, हम पहले निकाल चुके हैं। और सी डी, अबाउट सी डी, अब आप ये नोटिस करें, जो सी डी है ना, सी डी आपको रिवर्स में पता है, आपको डी सी पता है। अब ये सब चीजें हमें कैसे पता लगती हैं? बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे होते हैं, यहां से यहां कैसे जा रहे हैं भाई। नंबर वन, दो वैल्यूज हैं, दो तरीके हैं ये देखने के कि वेक्टर कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। पहले तो सबसे बड़ी चीज अल्फाबेट से देखें ना। अगर डी सी लिखा हुआ है या किसी भी वेक्टर के अंदर, इफ इट सेज डी सी, उसका जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है वो हमेशा स्टार्टिंग अल्फाबेट होता है। सेकंड अल्फाबेट हमेशा एंडिंग अल्फाबेट होता है। मतलब इसका मतलब है कि आप डी से सी ट्रैवल कर रहे हैं। अगर आप इसको और लिखना चाहें डिटेल में, दिस मींस डी टू सी ट्रैवल करना। एक ये तरीका है, दूसरा तरीका एरो से देखने का है। एरो भी तो देखें ना, डी से सी जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर सी डी आ जाऊंगा तो सिर्फ क्या फर्क पड़ेगा, बस मुझे चाहिए कि इसका साइन माइनस से कर लूंगा। अब अगर आपको डी से सी जाते हुए टेक्स 5a + 2b, तो व्हाट आई शुड डू इज, मुझे सी डी के लिए नेगेटिव लगा देना चाहिए इस वेक्टर के साथ। वही मैं लगाऊंगा इसके साथ। सो आई विल पुट अ माइनस साइन। अब आप अगर इससे कंफ्यूज होंगे तो आई विल पुट अ माइनस साइन एंड आई विल पुट 5a + 2b इनसाइड। सो दैट गिव्स मी द वैल्यू फॉर ए डी, which is 12a - 5a + 6b - 2b. It's 7a + 4b. This is the answer. ए सी माइनस सी बी सी कर लो, हाँ वो भी सही है, वो भी कर सकते हैं असलम भाई, आप जो कहें। जी, क्लियर है, सबको समझ आ गया? भाई आप सॉल्व कर रही हैं? कहाँ है? पूरा क्वेश्चन हो गया? ओके, 7a + 4b इज द आंसर। अच्छा, देन इट सेज शो दैट ई बी इज पैरेलल टू डी सी। ई बी इज पैरेलल टू डी सी, तो पहले ई बी निकालना पड़ेगा ना। जब दो लाइंस को पैरेलल प्रूव करना हो तो उसके लिए पहले कैलकुलेट करना पड़ता है। सो इट्स ई बी पैरेलल टू डी सी। माई वॉइस इज कटिंग ऑफ इन द मिडल, आई थिंक वो शायद अब सही है, अभी स्टेबल है। वो आई थिंक कनेक्शन में कुछ मसला हो रहा है, मेरे पास भी लिखा हुआ आ रहा था बार बार। अब सही है या नहीं है? अच्छा, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट चेंज द कनेक्शन, 1 सेकेंड। आई थिंक अब मसला नहीं आएगा, विल चेक। आई थिंक अब नहीं आएगा मसला, लेट्स सी। ऑलराइट, वो दूसरे राउटर पे कनेक्ट हुआ था। सो ई बी इज, और द डी सी देख लेते हैं। अच्छा, डी सी है मेरे पास। एक सेकेंड, मैंने राउटर स्विच किया ना तो ये भी स्विच हो गया होगा।
ये क्या मुश्किल है। अब सही है। ओके, ठीक है। हाँ वो आई थिंक वो दूसरे वो दो तीन मल्टीपल कनेक्शन है ना, वो तो उठ कहीं से भी जाता है, बट वो राउटर जो वीक होता है उस पर कनेक्ट हुआ होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट वैल्यू। अब वो पूछ रहे हैं, से डी सी हमारे पास ऑलरेडी है, हम ए बी निकालते हैं पहले। अच्छा, अब ए बी के लिए, सॉरी ई बी के लिए भी बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ई बी। हमें नाम बताइए, ई बी कनेक्ट कैसे होगा? मुझे ई बी की इक्वेशन बता दें सिर्फ, दिस इज ई बी। प्लीज आप में से कोई नहीं बताएगा, इनको बताने दें। ई बी की मुझे इक्वेशन बता दें, एडिशन वेक्टर बता दें इसका। हाउ टू क्रिएट ई बी, लेफ्ट पे तो ई बी आ जाएगा, राइट पे क्या आएगा? अल्फाबेटिकली इसकी इक्वेशन कनेक्ट कर दें। अगर ई बी चाहिए, ई बी की राइट हैंड साइड बता दें मुझे क्या होगी। सो आई विल राइट ई बी इज इक्वल टू व्हाट। एक सेकंड बेटा, अभी नहीं बताया आप लोग प्लीज। ई बी इज इक्वल टू, राइट पे बताइए क्या आएगा। नहीं नहीं, मुझे पहले ई बी निकालना है ट्राइंगल से। हाँ एक सेकंड रुक जाइए। जी बताएं मैंने आप। सो ई बी जो है दैट इज अल्फाबेटिकली इक्वल टू ई ए प्लस ए बी। ये मुझे कैसे पता? आपको ई से बी जाना है, तो इसका रूट ऑल्टरनेट होना चाहिए, ई टू ए टू बी। इज दिस दी ओनली रूट? नो इट्स नॉट। अगर मुझे ई से बी जाना है, आई कैन ऑल्सो ट्रेवल ई टू डी, डी टू सी एंड सी टू बी, ये भी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये वेक्टर्स हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। समझ आ रही है बात? दिस इज ऑल्सो डूएबल। हम्म। हम्म। लेकिन वो शो करना है ना, ये तो हमने डायरेक्ट यूज कर लिया वैल्यू, मसला ये है। देखें, हाँ जो मैं अभी जो हम ये वहां पे बात कर रहे हैं, क्या हम डायरेक्टली डी सी डिवाइडेड बाई टू करके ई बी नहीं निकाल सकते? नहीं, अभी नहीं निकाल सकते। अभी इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि डी सी डिवाइडेड बाई टू होके ई बी बनेगा, यही तो हमें शो करना है। समझ रहे बात आप? अब उन्होंने नहीं कहा हुआ कि सिमिलैरिटी वाली कंडीशन बन रही है, ऑल्दो वी नो इट, बट वो आपसे कह रहे हैं कि आप शो करें। मतलब आप डायरेक्टली इसको डिवाइडेड बाय टू करके ये नहीं निकाल सकते, बिकॉज वो तो आप कंडीशन इंप्लाई कर रहे हैं ना। आप तो कह रहे हैं कि हाँ ये सिमिलर है, वो तो आपसे कह रहे हैं कि आप प्रूव करेंगे सिमिलर है। तो जब हमें प्रूव करना होता है तो हम इसको डायरेक्टली डिवाइड बाय टू नहीं कर सकते, ऑल्दो कि ये बात समझ आ रही है कि डिवाइड बाय टू हो जाएगा। बट अभी हम डिवाइड बाय टू कर नहीं सकते, हमें ये शो करना है। शो करने के बाद फिर नेक्स्ट टाइम किसी पार्ट में जरूरत हो तो कर सकते हैं। सो अभी व्हाट आई वुड डू इज ई ए, लेट्स टॉक अबाउट ई ए। ई ए क्या होगा? व्हाट विल बी ई ए? ई ए हो जाएगा हाफ ऑफ दिस वेक्टर, राइट? क्योंकि मेरे पास ये पूरा येलो वेक्टर है, दैट इज 7a+4b। अब ये होना चाहिए 7a+4b डिवाइडेड बाई टू, बट एक मसला है। 7a+4b डिवाइड बाई टू, तो ये ए ई है, मुझे तो ई ए जाना है ना। तो ई ए के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको रखूंगा माइनस ऑफ 7a+4b डिवाइडेड बाई टू प्लस ए बी। वॉट इज ए बी? 6a+3b। एलसीएम ले लेते हैं। जब आप पूरी वैल्यू का एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा। अच्छा, ये -7a+12b, दैट मेक्स इट 5a। -4b प्लस ये, सो दैट मेक्स इट 2b। 2b होगा ना, डिवाइडेड बाई टू। ये आपके पास आ गया ई बी का वेक्टर, और ए बी तो हमें पहले से पता है। अब इसको शो करने के लिए अगर आप फर्दर और कंक्लूडिंग वे में लिखना चाहें, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट इट एज ई बी अपॉन डी सी, 5a+2b/2 डिवाइडेड बाय 5a+2b। मतलब ये ज्यादा प्रेजेंटेबल कंक्लूसिव तरीका है लिखने का। 5a+2b, 5a+2b कैंसिल होगा, आंसर आएगा हाफ।
कभी भी ये प्रूव करना हो वेदर टू वेक्टर्स आर पैरेलल और नॉट, or if two vectors are scalar multiples of each other, any such condition, or are they parallel, उसके लिए हमेशा एक वेक्टर न्यूमरेटर में रखें, एक डिनोमिनेटर में रखें। अगर दोनों वेक्टर्स कैंसिल आउट हो जाएं एंड यू गेट अ न्यूमेरिकल आंसर, दैट ऑटोमेटिकली प्रूव्स दैट दे आर पैरेलल फॉर स्केलर मल्टीपल्स और एनी सच कंडीशन। और कोलिनियर, ये सब इसी से प्रूव होता है। बस अल्फाबेट्स खत्म हो जाने चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू आनी चाहिए। ये जो इतनी डिटेल हमने करी है वो क्योंकि पूछ रहे हैं पैरेलल का, इसलिए कर रहे हैं, अदरवाइज जरूरत नहीं है। पॉइंट बस ये था कि आपको पता है कि डिवाइड बाय टू होके बनेगा, बट वो आप ऑब्वियस करके यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपको वैल्यूज के थ्रू प्रूफ करना था। समझ आ गई इतनी बात, यहाँ तक क्लियर है? ये कॉपी करना है आप लोगों ने तो कर लें। बस ये पेपर खत्म हो गया है, आई थिंक फिर आज हम यहाँ पे क्लास एंड कर सकते हैं। वैसे अब इतना टाइम नहीं बचा 10 मिनट में कि हम कोई और क्लास कर सकें। एक सेकंड रुक जाए, क्वेश्चन भेजा आपने, किसके ऊपर है? अच्छा ये मैं बता देता हूँ। ये लेकिन इससे डायरेक्टली नहीं होगा ना, आपको हिस्टोग्राम का पार्ट भी तो शेयर करो, हिस्टोग्राम वाला भी। ठीक है भाई, चलें आप लोगों से फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और कल अगर मैं कोई क्लास कर रहा हुआ